जिस तरह से अकादमिक उन्नयन के लिए विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, उसी का यह एक हिस्सा है, कार्यक्रम है। और बहुत संयोग से प्रोफेसर सचिन जी आए यहाँ और उनके आने की उपस्थिति से हम सब लोग लाभ लें, और वह प्रोग्राम रखा गया है। उस प्रोग्राम को तो विस्तार में बताएंगे ही, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए हम सबसे पहले आग्रह करेंगे अपने अतिथि सचिन जी को और ब्रजेश सिंह जी को, सुरेश जी को, सब लोग आए मंच पर, यहाँ सरस्वती जी को, विश्वामित्र मुनि को पुष्पांजलि करके कार्यक्रम आरंभ करने की कृपा करें। हमारे कोई और मारे बता बड़ भाई लोग कॉफी लेके बात दे दे बताएंगे। अगले कार्यक्रम के लिए हम निवेदन करेंगे प्रोफेसर सचिन जी से तो आए और मंच ग्रहण करें। उसके बाद डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी जेल अधीक्षक हैं यहाँ, उनसे भी निवेदन है कि वो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद भरत जी से, वरिष्ठ प्राध्यापक भरत जी भी आए, मंच को सुशोभित करें, खाली मंच अच्छा नहीं लगता। सेक्रेटरी जी से भी आग्रह है, कहाँ सेक्रेटरी जी, वो भी आए और मंच को सुशोभित करें। सब लोग आए मंच पर। अगला मुख्य अतिथि हैं आप लोग। हाँ, तो महाविद्यालय के लिए ऐतिहासिक क्षण है। अब हम भरत जी से आग्रह करेंगे कि अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर सचिन कुमार श्रीवास्तव जी जो IIT रुड़की से आए हुए हैं और हम लोग के लिए आज अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, उनका आप तौर और बुके से सम्मान करें। आज के मुख्य अतिथि दूर रखे हैं, दूसरा अलग खोले थे, इसको नहीं खोले। व्यवस्था को साकार करने के लिए इसके बाद हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, जेल अधीक्षक हैं। उनके स्वागत के लिए हम डॉक्टर नवीन जी से आग्रह करेंगे को आए और ब्रजेश जी का जोरदार स्वागत करें। अरविंद जी हमको नहीं पता और हम लोग के लिए आज एक और ऐतिहासिक दिन है। हम लोग के बीच में डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह जी जो पूर्व क्रीड़ा अधीक्षक रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, वो भी उपस्थित हुए हैं और उनको सम्मानित करने के लिए हम आग्रह करेंगे प्रियरंजन जी से तो आए और सुरेश जी को शॉल से सम्मानित करें।
फोटोग्राफी हुए, फोटो यही सब यादें रह जाती है। लोग भूल जाते हैं, अभिलेख याद रखता है, और यही अभिलेख सब दिन याद रहेगा महाविद्यालय इतिहास के लिए। अब यह कार्यक्रम औपचारिक जो होना था, स्वागत समारोह सम्मान वो हो चुका है। अब निहायत तकनीकी चीजें हैं जो कि सबके सामने है भी। ऑप्टिकल सेंसर, उस पर विशेषज्ञ सचिन जी अपनी बात कहेंगे, और यथायोग जिनकी जो मति है, तो यथायोग जिनकी जो मति है वो अपना समझेंगे, या कुछ न कुछ तो समझेंगे ही। लेकिन उसके पहले हम भरत जी से आग्रह करेंगे कि भरत जी आए और सचिन जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। भरत जी। धन्यवाद पंकज सर। आज के जो अतिथि हैं और उनका परिचय कराना आप सबसे पंकज जी ने जिम्मेदारी दिया है। तो आप हैं सचिन, डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव। आप वर्तमान में IIT रुड़की में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और जल्द ही आप अगले साल प्रोफेसर हो जाएंगे। जो आपका टेन्योर है उसके अकॉर्डिंग। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से BSc और MSc किया है, और आप अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप तमाम एग्जाम्स निकाले और आप IIT दिल्ली से प्रोफेसर BD गुप्ता के अंदर PhD किए। उसके बाद आप लगभग 3 साल तक इजराइल रहे, उसके बाद सिंगापुर में रहे। आपको तमाम जगहों से अच्छी अपॉर्चुनिटी थी विदेश में काम करने की, लेकिन आपने देश सेवा को चुना और आप देश सेवा के लिए वापस आए, और IIT रुड़की में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, और 4 साल के अंदर आपकी प्रमोशन हो गई एसोसिएट प्रोफेसर में। जो वहाँ मिनिमम टेन्योर टाइम होता है, उसी टाइम में आपने अपना प्रमोशन लिया। आप नेचर साइंटिफिक जैसे पेपर के एडिटर हैं। नेचर ग्रुप की एक पत्रिका होती है साइंटिफिक रिपोर्ट, उसके आप एडिटर हैं। ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सीनियर फेलो हैं, और भी ऑप्टिकल सोसाइटी है तमाम देशों की। उस ऑप्टिकल सोसाइटी के आप कहीं पर सीनियर सदस्य हैं, कहीं पर सदस्य हैं। आपके अंदर 8 स्टूडेंट कार्यरत हैं, 2 स्टूडेंटों का PhD हो गया है, और गर्व की बात यह होती है कि आपका पहला स्टूडेंट जिसको आपने PhD कराया, वो स्टूडेंट भी IIT का प्रोफेसर है, IIT जोधपुर का। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपका फर्स्ट स्टूडेंट ही IIT जोधपुर का प्रोफेसर है। ये एक माइलस्टोन होती है किसी प्रोफेसर के लिए। तमाम स्टूडेंट्स हैं जो आगे और भी अच्छी जगहों पर जाएंगे। आपके पास कई सारी प्रोजेक्ट्स है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे ह्यूज फंड है आपके पास। आप हम जैसे गरीब कॉलेज के छात्रों को अपने यहाँ फेलोशिप पर 10 दिन 15 दिन के लिए बुलाएं भी, उनको खाना पीना रहने का अरेंज करें। आपसे हम यही निवेदन करेंगे इस संच के माध्यम से कि आप MB कॉलेज जैसे गरीब और जो है पिछले कॉलेजों को भी आप अपने यहाँ IIT में बुलाएं अपनी फेलोशिप पर। कॉलेज से पैसे मांगने का उम्मीद न करें, क्योंकि आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इसमें बच्चों को, तमाम हमारे बच्चे हैं, सहयोग कर सकते हैं। आपसे MB कॉलेज यही करेगा। और PhD के प्रोजेक्ट्स में आप 4th ईयर में, 3rd ईयर में बुलाएं बच्चों को, इंटर्नशिप पे बुलाएं और उनको बेहतर कार्य करवाएं। और भी इनकी अच्छाइयाँ हैं, बड़े शांत सौम्य के लोग नेचर के हैं, काम ज़्यादा करते हैं। हमारे जैसा नहीं है कि काम 10% किया तो उसको 12% दिखाया। ये काम 10% करते हैं तो 8% दिखाते हैं, मन की बात नहीं करते, ये काम की बात करते हैं। सही बोले आप जो भी हो। तो जो इनकी तमाम अच्छाइयाँ हैं, तमाम अच्छी जगहों पे थे, ये आए थे। हमारे महाविद्यालय के लोगों ने बोला कि आप
एक टॉक दे दें और ये अच्छी बात है। तो इन्हीं चंद शब्दों से मैं आपको मंच समर्पित करता हूँ। सचिन, आप आए और लोगों को अपने ऑप्टिकल सेंसर से रूबरू कराएं। धन्यवाद। पढ़ो पहले। अच्छा, वहाँ पर टाइम पे सब कुछ होता है। 4 साल में प्रोफेसर ऐसे से बना दिया हम लोग यहाँ अगर आपको बीच में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा पूरा इसको थोड़ा इनफॉर्मल रखेंगे। हाँ, मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है लास्ट तक? तो मैं पहली बार आया हूँ इस कॉलेज में और इनफैक्ट आज दूसरी बार हो गया। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके वर्किंग प्रिंसिपल जी का। थैंक यू, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया। और प्रोफेसर पाठक, आई डोंट सी हिम नाउ, यहाँ है। after all the arrangements he is, oh he is here, there. Okay, thank you very much for arranging this talk, and thank you very much for kind introduction, and I'm very grateful that I am here and you are welcoming me. मेरा नाम सचिन है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। साथ ही साथ वहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर फॉर फोटोनिक्स एंड क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं जॉइंट फैकल्टी हूँ। तो 2 जगह पे मेरा एफिलिएशन है। मैं बात करूँगा ऑप्टिकल सेंसर की और उसका दिखाऊंगा कुछ एप्लीकेशन मेडिकल लाइफ में क्या है जो मेरी लैब में हुआ। मतलब मैं बाहर की चीजें नहीं बताऊंगा, मेरी लैब में क्या होता है मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये इमेज है कुछ इमेज है कुछ नैनो स्ट्रक्चर्स की। वो क्या है मैं आगे आके बताऊंगा। और उनका हमने यूज किया है वायरस डिटेक्टर। आपको ये शायद समझ में आ रही होगी, कोरोना काल में लोगों को नेसोफेरेंजियल सैंपल्स दिए जा रहे थे, तो उस तरह के सैंपल्स पे हमने जो है उसका एप्लीकेशन दिखाया ऑप्टिकल सेंसर। ठीक है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला चीज आता है कि सेंसर होता क्या है, क्या होता है। ठीक है, हम इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं कि सेंसर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स चेंज इन वन फिजिकल पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिफरेंट पैरामीटर। इसका ये मतलब हुआ कुछ और मेजर करना चाहते हैं किसी और चीज के मेजरमेंट से। एक उदाहरण के तौर पर थर्मोमीटर है, आप टेम्परेचर देख रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली क्या मेजर करते हैं, आप मेजर करते हैं उसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ। उससे आप ये बताते हैं कि असल में तापमान कितना चेंज हुआ। आप तापमान डायरेक्टली नहीं मेजर करते, आप मेजर करते हैं लेंथ को देखकर।
कम हुआ ज्यादा हुआ, उसके साथ एक ग्रेडिंग है। तो आप बता सकते हैं 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 104 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, वो आप मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। तो एक्चुअली आप लेंथ मेजर कर रहे हैं। ये ग्लूकोमीटर आजकल डायबिटीज बहुत सारे लोगों को हो रहा है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक ड्रॉप ब्लड डालते हैं और एक लगाते हैं इलेक्ट्रोड और आपको बता देता है रीडिंग। असल में जब आप ब्लड डालते हैं वहां पे, वो तो या तो करंट मेजर कर रहा है, या वोल्टेज मेजर कर रहा है, या रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है। उस रीडिंग को वो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज रीडिंग में। तो सेंसर इस तरह की डिवाइस है जो एक पैरामीटर को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ सम डिफरेंट पैरामीटर व्हिच यू कैन मेजर मोर एक्यूरेटली एंड मोर करेक्टली। अभी इस कमरे का टेंपरेचर मैं 1 डिग्री बढ़ा दूं, किसी को कुछ हार्डली फील होगा, लेकिन थर्मोमीटर आपको बता देगा करेक्टली 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। कोल टाइम कोल माइनस बायोसेंसर। कोल माइंस में बहुत पहले जो जाते थे श्रमिक काम करने के लिए, तो इस तरह की चिड़िया ले जाते थे पीले रंग की, उसके ऊपर एक लाइट भी जल रही होती थी। पीली चिड़िया है तो दूर से दिख जाएगी। इस चिड़िया की यह खासियत है कि अगर कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन हुआ, मान लीजिए कोई मीथेन गैस लीक हो गई माइंस में, तो चिल्लाना शुरू कर देगी। उन्हें ये पता चल जाएगा कि खाली करने का समय आ गया है। तो पहले तो ऐसा सेंसर नहीं था, तो इस तरह की चिड़िया ले जाते थे वो, ठीक है। अब उसमें कोई हमारे चौबे जी ऐसा हो कि नहीं जाना है तो सुई पहुंच दिया, चिल्लाने लगी। प्रेगनेंसी किट ये बताती है कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं, ठीक है। तो हम इन सेंसर्स को ना 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो है क्वांटिटेटिव, जिसमें आपका ये बता रहा है कि चेंज हुआ और कितना चेंज हुआ। दूसरा ये क्वालिटेटिव, जिसमें हमको यस और नो पता करना है। हमको इस बात से मतलब नहीं है कि कितना, जैसे प्रेगनेंसी, वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, वी डोंट केयर एट दिस मोमेंट। पहला टेस्ट जो है हम देख रहे हैं प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है, कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है या नहीं है, कोरोना पॉजिटिव या कोरोना निगेटिव है, तो उसमें 1000 वायरस है, 1 लाख वायरस है, ये तो बात की चीज है। तो 2 तरह का सेंसर हमारा जरूरी होता है। एक तो है क्वालिटेटिव, जिसमें हम खाली ये देख रहे हैं कि हाँ यस और नो। एक है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम एक्चुअली बता रहे हैं कि चेंज है तो कितना चेंज है। आपको ग्लूकोज की रीडिंग पता होनी चाहिए। अगर 100 ग्राम जलेबी खा लें तो बढ़ जाएगा रीडिंग, है ना। तो क्यों जरूरी है इससे काम करना? क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर चीज को प्रदूषित कर रहे हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, खेतों में ढेर सारा डाल रहे हैं फर्टिलाइजर, और वो रह जाता है। अब उसको खाने के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? कैंसर, डायरिया, कंटामिनेटेड फूड, कोरोना था, कोरोना को पता ही है बैक्टीरिया। तो इस तरह के तमाम तरह की, तो सेंसर्स का उपयोग हर जगह जरूरी है, आपके हर फील्ड में सेंसर है। अभी मैं केवल बायो सेंसर की बात कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी में भी सेंसर्स लगे होते हैं, जो एक्सीलरोमीटर्स होते हैं, जो बताते हैं कि किस स्पीड से गाड़ी जा रही है ना। बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं बायो सेंसर्स की। तो बायो सेंसर्स हर जगह जरूरी है ना। अब थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करूंगा कि मैं क्या करता हूँ। मेरी लैब में सेंसर्स पे काम होता है। हमने अपने लैब को नाम दिया ऐप लैब, थोड़ा कैची सा नेम है। इसमें हम प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर के सेंसर बनाते हैं और कुछ मेटा सरफेसेस बनाते हैं। मेटा सरफेस का मतलब, मेटा शब्द तो सुना होगा, स्टूडेंट्स ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? कहाँ सुना है? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप एआई है, व्हाट्सएप एआई। मेटा is a word which means that there is something which doesn't exist. तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा मेटा सरफेस, मेटा सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। हम उसको इंजीनियर करके बनाते हैं कि वो इस तरह का काम करे। अभी मैं इससे एग्जांपल दूंगा आगे, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। फिर हम ये अंगुलियों जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं सिल्वर और गोल्ड के, ठीक है, और उसको हम यूज करते हैं सेंसर पे। इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं, इससे भी हम सेंसर बनाते हैं। और फिर हम एआई का यूज, कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि एआई का थोड़ा सा बताइएगा।
तो हम लोग AI का यूज कर रहे हैं सेंसर के डेवलपमेंट कल भी हुआ था क्या? डिजाइन में। थोड़ा सा बताओ इसके बारे में कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड सबको पता होगा, गोल्ड इज वैल्यूएबल, यूज इट इन ज्वेलरी, राइट। होगा क्या अगर हम इसको बहुत ही तोड़ते हुए चले जाएं, कितना 10⁻⁹ मीटर। मतलब कहने का मतलब है कि आप बाल को लीजिए और उसका एक 10 लाखवां हिस्सा कर दीजिए। बाल का आपने 1,10,00,000 हिस्सा कर दीजिए उसका, सोना आपको ऐसा दिखेगा, वाइट मेरे स्वेटर के कलर का दिख जाएगा पानी में। ये जो आपको गोल्ड दिख रहा है, ये गोल्ड है, गोल्ड का सॉल्व है। इसके शेप और साइज को चेंज करके बहुत कुछ किया जा सकता है, तो हम लोग वही करने की कोशिश करते हैं। और उसका एक पूरा विज्ञान है जिसको कहते हैं लोकलाइज्ड सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस। तो आप अगर इसका शेप और साइज अगर चेंज कर रहे हैं, शेप और साइज चेंज कर रहे हैं, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फायदा क्या है उससे आप एक ही मटेरियल एक ही है, सिर्फ गोल्ड है या सिल्वर है, लेकिन आप उसके शेप और साइज के साथ प्ले करके आप उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, ये फायदा है। और क्या फायदा है, आप देख रहे होंगे ये नैनोस्फीयर हमने बनाया है और उसके आसपास ये लाल दिख रहा है और पीला दिख रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत हाई हो जा रही है। आपने देखा होगा कि लेंस लेते हैं बच्चे और सूरज की रोशनी को फोकस करते हैं और वहां जलने लगता है। क्यों? कागज क्यों जलने लगता है? क्योंकि आपने क्या किया कि सारी एनर्जी को एक जगह फोकस कर दिया। वही काम नैनो पार्टिकल कर रहा है। आप नैनो पार्टिकल पे लाइट डालिए, ये अपने आसपास लाइट को लोकलाइज कर लेता है अपने आसपास। यहाँ पे देखते थे 16 गुना बढ़ गई इंटेंसिटी, और अगर आप 2 नैनो पार्टिकल ले लीजिए तो उसका विज्ञान कुछ ऐसा है कि अगर आप उसको सही से कंट्रोल करें उसके बीच का गैप, तो गैप में आप देखते हैं 250 गुना हो गया। आपने 1 मिलीवाट लेजर डाला, बीच के स्पॉट में 250 मिलीवाट इंटेंसिटी हो गई, 250 मिलीवाट। हम इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। इसमें अगर हम किसी पार्टिकल को रख दें, किसी मॉलिक्यूल को रख दें, वो ज्यादा उसको गर्मी महसूस होगी, राइट, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये नैनो पार्टिकल्स नैनो कंसंट्रेटर का काम करते हैं। दे कंसंट्रेट लाइट इन देयर विसिनिटी, ये अपनी विसिनिटी में लाइट कंसंट्रेट करते हैं, वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके फायदे क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कोई ऐसा नया चीज नहीं है। जो लोग यूरोप गए हैं लोग देखेंगे कि उनके चर्च कहाँ गया, नेचुरल कब चला गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। I think this doesn't support video maybe okay, but आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कैथेड्रल्स है यूरोप में बड़े हजारों साल पुराने, उनकी ग्लास पे ये पेंटिंग्स हैं। अगर स्टूडेंट्स अपने मम्मी पापा के शादी की फोटो देखिए या हम लोग अपने 20 साल पुरानी फोटो देखें तो उसका कलर डिम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जो पेंटिंग करते हैं, जो फोटो का कलर होता है वो डाई के कारण होता है। डाई कपड़ों में डाई डाली जाती है, डाई से ही पेंट्स वहां पे होते हैं। डाई ब्लीच आउट कर जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम। बट इफ यू टेक ए पार्टिकल, गोल्ड का या सिल्वर का एक पार्टिकल है, खास करके गोल्ड का, सिल्वर डाई आउट हो सकता है, और गोल्ड का पार्टिकल जो कटोरा है सोना के लिए पहनते हैं, उसके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। तो अगर सोने के नैनो पार्टिकल बना करके और कलर कर दे, हजारों साल तक जो के त्यों है, ये कुछ नहीं होगा। तो ये नई चीज नहीं है, ये जो है पुराने समय के ग्लास मेकर्स जानते थे by placing small amounts of
tiny nanoparticles in some particular fashion, the physical properties of the material can be tailored. You can tailor जैसे दर्जी बनाता है कपड़े, you can tailor the optical properties just by choosing right amount of nanoparticle in right combination. So they create different colors. And these are colors not from dyes. It's colors coming from tiny gold or silver. तो आप सोने और चांदी के पार्टिकल्स बनाइए डिफरेंट शेप और साइजेस के और डिफरेंट कलर्स ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? ओवर टाइम कुछ नहीं होगा। ये इसका बेनिफिट था। और क्या बेनिफिट है? आप जाते हैं हलवाई की दुकान पे और देखते हैं कि मिठाइयों के ऊपर वो चांदी की वर्क लगा के रखता है, सोने की वर्क लगा के। क्यों लगा के रखता है? ताकि सुंदर दिखे? नहीं, उसके पीछे का एक साइंस है। साइंस ये है कि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। अगर आपके मिठाई के ऊपर सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स की लेयर है, इट विल नॉट लेट बैक्टीरिया ग्रो ऑन द स्वीट्स। ये बात है, यह मेन बात थी उसकी। इसीलिए सिल्वर को इतना पीट करके बनाया जाता था। प्रॉब्लम दे डिडंट नो द साइंस, प्रॉब्लम उनको पता नहीं था कि क्या उसके पीछे का विज्ञान है, बट एटलीस्ट उनको इतना पता था भाई बिहेवियर नॉलेज। कई बार ऐसा होता है कि भाई जनरेशन के साथ बिहेवियरल नॉलेज में हमें पता चलता है कि अगर हम मिठाई के ऊपर एक चांदी की परत लगा दें तो मिठाई हमारी ज्यादा दिन तक चल जाएगी, इसलिए लगाते थे। तो अच्छा, एंटीबैक्टीरियल है, तो अगर हमारे कपड़ों में बैक्टीरिया मान लीजिए ग्रो हो रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में कुछ कंपनियां भी शुरू कर दिया उन्होंने प्रचार करना। आप देखते होंगे प्रचार आता होगा कि अभी जो है सिल्वर वॉश टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारा फूड पैकेजिंग में यूज कर रहे हैं ना लोग, चीज जो है उससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे तो ज्यादा दिन तक चल जाएगा। ये सब एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ओह चला गया, हम यहाँ पे बात करेंगे इन नैनो पार्टिकल का यूज करके कुछ एप्लीकेशन, थोड़ा सा चीज बात करेंगे। ये प्रोफेसर सी.वी. रमन है। रमन इफेक्ट सब लोग जानते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है बात बताऊंगा। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इंडिया से एक ही नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, तो वो फर्स्ट में तो अपलोड करने का तो नहीं लगता है। क्या है रमन इफेक्ट? जब देगा दिया ही नहीं है तो फिर कैसे जाते हैं, मगर नहीं है। एटम को मैं एक्साइट करूं, एक्साइट करने का मतलब है कि अगर मैं कुछ एनर्जी दूं इसको और फेंकूं ऊपर की ओर, जितना ऊपर गया उतना नीचे वापस ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉल समझ लीजिए, मैं बॉल फेंक रहा हूं, ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कहीं कितना पूरा करना जरूरी है। मार्च फरवरी में समय नहीं मिलेगा। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये 10⁻⁷ है, मतलब 10 लाख प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। 10 लाख प्रोटॉन ऊपर गए और उसमें से एक कोई ऐसा हुआ जिसका एनर्जी डिफरेंट है। मतलब हमने बॉल को फेंका ऊपर, वो जब नीचे आया उसकी एनर्जी या तो कम थी या तो ज्यादा थी। तो हमने अगर ग्रीन लाइट डाला है तो थोड़ा सा या तो रेड लाइट मिला या ब्लू लाइट मिला, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, थोड़ा सा चेंज, और वो चेंज बताता है वो कौन सा मॉलिक्यूल है। ये रमन की खोज थी। तो ये बहुत ही आसान चीज नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। आप देखिए, मतलब आप बात कर रहे हैं 10⁻⁷ प्रोटॉन्स, मतलब अगर हम 10 मेगावाट 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 10 लाख वाट का पावर का लेजर लें, 10 लाख वाट का, तब हमको 1 वाट मिलेगा रमन इंटेंसिटी। उस समय लेजर खोजे नहीं गए थे। लेजर आज के जमाने में है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंस बीम है, सूरज की रोशनी से उन्होंने किया था। मतलब ये बताता है कि आपको अगर कोई बहुत बड़ा इनोवेशन करना है, इन्वेंशन करना है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपको इक्विपमेंट की जरूरत है। ये बताता है। इनकी खोज से ये पता चला कि ये जो शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा रेड या ब्लू, कितना हो रहा है, ये जैसे हमारे आपके सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है, ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल होगा। जो मॉलिक्यूल है उसके बहुत सारे बैंड आएंगे और वो बताएगा कि कौन से बैंड्स हैं, कौन सा मॉलिक्यूल है। वो हर मॉलिक्यूल अपना अलग रमन सिग्नेचर देता है, ठीक है। लेकिन इसको हम बढ़ा सकते हैं अगर हम उसको कहाँ ले आए, वही सिल्वर के हॉटस्पॉट में
क्योंकि हॉट स्पॉट में अगर हम किसी मॉलिक्यूल को रख दें तो ज़्यादा एनर्जी फील करेगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा तो ज़्यादा सिग्नल मिलेगा। बस यही कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक टैबलेट है, ड्रग टैबलेट, ठीक है। अब ये टैबलेट असली है या नकली है, बहुत सारी नकली कंपनियां बनाती हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करके आप बता सकते हैं इसका पीक देख करके कि कौन सा सिग्नेचर यहाँ पे डिफरेंट है ना, कौन सा सिग्नेचर यहाँ पे डिफरेंट है। उससे आप बता सकते हैं कि टैबलेट असली है या नकली है, मोती असली है या नकली है, आप देख के बता सकते हैं। उसके ऊपर आप लाइट डालें, आपका रमन सिग्नेचर लिया और आपने बता दिया कि मोती जी नकली है या मोती असली है, इसी से बता सकते हैं। तो इसका ये फायदा है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात कर चुका हूं। ऐसे हम क्या कर रहे हैं हमारी लैब में, हम नैनो पार्टिकल बना नहीं रहे हैं, हम उसको ग्रो कर रहे हैं। एक टेक्निक होती है ब्रांचिंग एंड डिपोजिशन, जिसमें हम सबस्ट्रेट को ऐसे रखते हैं, चाबी उड़ाते हैं वैक्यूम करके, तो ये जा करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसमें क्या फायदा है, आप देख रहे हैं कि बीच में जो गैप है, इस गैप में 10 के पावर 5 मतलब 1 लाख गुना इंटेंसिटी बढ़ेगा। 1 लाख गुना, अगर हम 1 वाट डाल रहे हैं तो 1 लाख गुना इंटेंसिटी हमको बीच में मिल रहा है, हॉट स्पॉट में। अगर हम रमन मॉलिक्यूल को यहाँ बीच में डाल दें तो उसको 1 लाख गुना ज्यादा इंटेंसिटी फील होगा और उससे हमारा सिग्नल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका एक और एप्लीकेशन है, हमने बताया ना कि नैनो कंसंट्रेटर है, इसका यूज करते हैं लोग ब्रेस्ट कैंसर में, बोलते हैं इसको, बोलते हैं फोटोथर्मल कैंसर थेरेपी। क्या मतलब है, मैंने कहा कि आप नैनो पार्टिकल लीजिए, उसके ऊपर लाइट डालिए, लाइट डालेंगे तो पार्टिकल के आसपास जो है ज्यादा हीट हो जाएगा और बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, 1000 गुना लगभग हीट बढ़ जाएगा। आपने नैनो पार्टिकल का सॉल्यूशन लिया और उसके ऊपर कुछ, जैसे मान लीजिए ये कैंसर का मॉलिक्यूल है, कैंसर सेल है, कैंसर सेल है, ये एक मॉलिक्यूल है जो कैंसर सेल में जाकर के बाइंड होता है, ये मॉलिक्यूल। इसको हमने लगा दिया अपने नैनो पार्टिकल पे, इस नैनो पार्टिकल के ऊपर हमने इसको लगा दिया, फिर हमने इसको शरीर में इंजेक्ट कर दिया, ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये जहां जहां कैंसर सेल होंगी वहां जाकर के लग जाएगा, ठीक है। जब ये लग जाएगा तो उसके आसपास क्या है, नैनो पार्टिकल है। अब हम ऊपर से लाइट डालें, तो जहां जहां लाइट डालेंगे, जहां जहां कैंसर सेल है, वो कैंसर सेल हीट के कारण मर जाएंगे। इसको बोलते हैं फोटोथर्मल कैंसर थेरेपी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट डाल करके वहां पे हमने हीट जनरेट किया लोकली, और केवल वही सेल्स मर रही है जहां पे बाइंड कर रही है। तो सब जगह नहीं, नैनो पार्टिकल वहीं जा रहे हैं लोकलाइज्ड एरिया में जहां पे कैंसर के सेल्स हैं। तो इस तरीके से कैंसर सेल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये करते हैं लोग, एम्स में कुछ एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, एक जरिए। हम क्या कर रहे हैं, हमने बनाया एक सेंसर जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को डिटेक्ट करता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या है, ब्रेन इंजरी तो सबको पता, गंभीर है। अभी भरत जी के भाई के साथ भी एक हादसा हुआ जिसमें उनको ब्रेन इंजरी हुई और उसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी जान चली गई। लेकिन ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए बाहर बम फटा, तो हमें क्या नुकसान होगा, हम कई बार सोच भी नहीं पाते। ये जनरली होता है सोल्जर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, हम बात अपनी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो सेना पे जवान लड़ रहे हैं। DRDO का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें होता क्या है कि बाहर बम फटा, मान लीजिए आसपास बम फटा, हमें चोट नहीं है लेकिन उससे शॉक वेव निकलती है। अगर बम फट जाए बाहर तो शीशे टूट जाएंगे, बम के टुकड़े नहीं आए यहाँ पे लेकिन शीशे टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे शॉक वेव निकलती है। वो शॉक वेव, दिमाग तो इतना मतलब स्कल के इतना हड्डी आगे इतनी मजबूत नहीं है, तो आपके दिमाग पे भी वो चोट करता है। और जब चोट करेगा तो आपके दिमाग से एक प्रोटीन निकलता है जिसको बोलते हैं G5, ग्लियल फिब्रिलेटरी प्रोटीन। ये प्रोटीन निकलता है जो आपके खून में मिलता है। जितना ज्यादा प्रोटीन उतना ज्यादा आपके अंदर डैमेज है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है।
तो हमारा ये काम था कि हम मिलिट्री पर्सनल के जो होता है उसके लिए हम एक सेंसर बनाए जिससे उनके खून की जांच करके हमें बता पाए कि उनको कितना ब्रेन डैमेज हुआ है आसपास बम फट रहे हैं। तो हमने एक सेंसर बनाया, उसके ऊपर रॉड जैसा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं सिल्वर के, और इस सिल्वर के रॉड के ऊपर एक मॉलिक्यूल ऐसा लगाया जो केवल इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, किसी और चीज के साथ नहीं। अगर हम ये मॉलिक्यूल आ जाए तो बाइंड नहीं करेगा। तो हम ये स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि हम केवल इस प्रोटीन को डिटेक्ट कर रहे हैं जो इससे एग्जैक्टली बाइंड कर रहा है। बाइंड करने वाला वो आप कर देंगे, वो भी ये रहेगा। तो ये हमारा टेक्निक है सेंसर बनाने का। सेंसर बनाने के बाद से ये काम डीआरडीओ में हुआ था। चूहा लिया गया और एक ट्यूब में ब्लास्ट वेव भेजी गई और फिर इसके खून निकाल करके उसका जो है उसका सीरम लिया गया और सीरम लेने के बाद से हमने उसका रमन टेस्ट किया है। तो ये तो पहले सेंसर बनाते हैं अपनी लैब में, और लैब में हम इसको एक बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन में हम डाल करके टेस्ट करते हैं कि हमारा सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। जब हमने देख लिया कि ये काम कर रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन उसका बढ़ रहा है प्रोटीन का, वैसे वैसे इसका सिग्नल भी बढ़ता जा रहा है, फिर एक लेवल के बाद सैचुरेट हो जा रहा है। सैचुरेट होने का मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे यहाँ पे सीटें लगी हुई हैं, बस में 50 सीटें हैं, 50 मॉलिक्यूल जाकर बैठ गए तो 60वां जो है 51वां जो आएगा वो नहीं बैठ पाएगा। तो एक लेवल के बाद ये फिर सैचुरेट कर जाता है, ठीक है। अब हम रैट वाला लेते हैं एक्चुअल और उसको देखते हैं कि वो कहाँ पे है, उसका कंसंट्रेशन हमने उसका निकाल दिया। और हम एक सेंसर बनाया हमने, उस सेंसर के साथ ऐसा नहीं कि हमने बनाया और बस हो गया हमारा काम, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। भाई टेक्निक पहले से है, उस टेक्निक के द्वारा कितना आया, आपकी टेक्निक द्वारा कितना आया, सब माना जाएगा। तो ये मैच कराया गया। मैच कराने के बाद से फिर हमें देखा कि भाई दूसरे और प्रोटीन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रोटीन आ रहा है आपका, तो डिफरेंट और प्रोटीन लेकर के देखते हैं कि नहीं भाई इसमें चेंज आ रहा है, बाकी के लिए चेंज नगण्य है। तो आपको ये बताना पड़ता है जब भी आप किसी चीज का सेंसर बनाते हैं कि चेंज जो है केवल इसी चीज के कारण आ रहा है, दूसरी चीज के कारण चेंज आए तो आपका सेंसर सही नहीं है। जैसे हमने कहा टेम्परेचर के कारण मान लीजिए थर्मोमीटर किसी और कारण बढ़ रहा हो तो आप गलत मेजर कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे भी है। तो आपको ये सारी चीजें देखना पड़ता है कि सेंसर यूनिफॉर्म है, बार बार भरा सकते हैं कि नहीं, बार बार यूज कर सकते हैं कि नहीं, उसको धुला फिर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें देखी जाती है। अब आते हैं लास्ट पार्ट। इसमें जैसे आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल कितना मतलब दुखदायी रहा, बहुत सारे लोगों ने लोगों को खोया और हमको लगता था कि ये हमारा जो सेंसर है काफी मतलब ये काम करेगा। कोरोना काल में हमने सबको लिखा, एम्स के डायरेक्टर को लिखा, डीएसटी को लिखा और एनआईवी को लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर को लिखा कि मुझे लगता है कि ये सेंसर काम करेगा और ये सस्ता भी होगा और आपका अच्छा भी होगा। उन्होंने एक का लेटर आया कि आपका प्रपोजल सब कुछ सही है बट हम चाहते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी हम रेडी हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं। ये रेडी नहीं था उस समय। तो फिर हमें बाद में एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें रेस्पिरेटरी वायरसेस पे, रेस्पिरेटरी वायरसेस मतलब आपका जो सांस लेने का ये है ट्रैक, इसमें ऐसा नहीं कोरोना है या खांसी वाला को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, कुल मिलाकर 17-18 वायरस हैं, ठीक है। हम 5 की डिटेक्शन की बात यहाँ करेंगे सिंगल शॉट में। तो क्या किया, एक हॉस्पिटल के साथ हमने दिल्ली में टाई अप किया और ये एक्सपेरिमेंट वहाँ हुआ है क्योंकि कोरोना का सैंपल अगर मैं अपने लैब में करने लगूंगा सबको कोरोना हो जाएगा। उसके लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 की फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, नाइट्रोफेनिकल सैंपल को लेकर के उसको हमने डाला वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में, जैसे वो डालते थे। आपको याद होगा कि ऐसे लेते थे नाक से और ऐसे एक सॉल्यूशन में डाल करके और लेके जाते थे आरटीपीसीआर करने, और आरटीपीसीआर का रिपोर्ट इससे पहले नहीं दे सकते हैं। और सब चार्ज कितना करते थे, 700-800 ऐसे चार्ज करते थे, है ना। तो हमने कहा कि चलो हम अपना ट्राई करते हैं कि देश में बनी एक टेक्निक ऐसी बनाई जाए देश में जो ऑप्टिकल टेक्निक हो, पैरेलली, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है इसमें पैरेलल टेक्निक आप बनाते हैं कि वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। फिर हमने उसको ट्रेन किया मशीन लर्निंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात
लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं। सेंसर का 5 रुपये का कितना है, 30 का प्राइस दिए गए और और 15 मिनट के अंदर हम बता सकते हैं कि पांचों में से कौन सा वायरस है। पांचों में से सार्स का ये जो कोविड का ओमिक्रॉन और डेल्टा जो स्ट्रेन आए थे, इनको भी ये बता देता है आसानी से, है ना। तो ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल स्लाइड है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाला है कि करने का मतलब है कि अगर हम इन्फ्लुएंजा के 101 सैंपल्स हैं तो उसमें 100 बार वो करेक्ट बताएगा, ये करेक्ट रीडिंग है और ये रीडिंग फॉल्स रीडिंग है कि 101 में से 100 बार करेक्ट बताया और 48 में से 343 बार इसने करेक्ट बताया कि ये डेल्टा है, 391 बार करेक्ट बताया ओमिक्रॉन है। इस तरीके से करके हमारे पास कुछ 5,500 स्पेक्ट्रा थे। 5,500 स्पेक्ट्रा पे हमने ट्रेन किया और हमने उसका बहुत सारा निकाला कि 97% टाइम ये करेक्ट बता रहा है, 97% टाइम। फिर हमने क्या किया, उसका ये स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। मान लीजिए पांचों में कोई छठवां वायरस हो या कोई ऐसा हो कि निगेटिव हो तो अनडिफाइंड में डाल दिया। तो ये देखिए कि हमारा मॉडल जो है मशीन लर्निंग का वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है कि कौन कौन से वायरस यहाँ पे हैं, ठीक है। और बहुत सारे हमने एल्गोरिथम लगाए, 5 मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाया है जिससे हमने 97.6% उसको निकाला है। लेकिन हम ये डॉक्टर को दे दे किसी को या लैब टेक्नीशियन को दे दो, उसको थोड़ी समझ में आ गया कि कैसे रमन स्पेक्ट्रा काम करते हैं, कैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया लैपटॉप पे, उसके साथ कनेक्ट कर दिया अपना सेंसर, उसको अपना नाम फीड करना है पेशेंट का और उसके बाद से ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद रिपोर्ट चली जाएगी ऑटोमेटिकली। इस सेंसर चिप के सामने अपना सेंसर का रखा सैंपल, आपने नाम भरा जब तक उसका जो है हो गया, डेटा आ गया और तुरंत आपको रिपोर्ट चली जाएगी कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंडिंग ऑन दिस। तो 5 मॉडल में से 5 मॉडल बताएगा प्रेडिक्ट करके कि कितने मॉडल काम कर रहे हैं और उसमें डेटा डायरेक्ट चला जाएगा। तो मैं समराइज करूंगा कि सर्च बेस्ड हमने डिटेक्ट किया ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और फिर हमने बताया कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके नेसोफैरिंजियल सैंपल्स में 5 वायरसेस का सिंगल शॉट डिटेक्शन। अब ये काम कैसे करता है मशीन लर्निंग, में थोड़ा सा आप लोग पूछ रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा। इसे मशीन लर्निंग में ज्यादातर लोग काम करते हैं कि मशीन को, जैसे हम आपको ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करते हैं, कोई मान लीजिए फार्मूला है तो फार्मूला को देते हैं, पहले फार्मूला बताते हैं, फिर बताते हैं कि इसके कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में कैसे यूज हो सकता है, ये सब बताने वाले स्टूडेंट को आइडिया लग जाता है इसको कैसे यूज करना है। ऐसे ही हम कंप्यूटर का एक मॉडल लिखते हैं और उस मॉडल में हम डेटा देते हैं। डेटा क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे एक सज्जन मेरी वीडियो बना रहे हैं, थैंक यू। सपोज कीजिए कि वो मेरी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और मैं घूम रहा हूँ, कभी इस एंगल से फोटो, कभी अगर वो चाहे तो मेरे वीडियो को वो छोटे छोटे फोटोज में तोड़ सकते हैं, राइट। तो वो तोड़ सकते हैं तो उनको पता है कि अगर सचिन श्रीवास्तव इस तरीके से होंगे उनका हाथ का एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ये ऐसे होंगे तो उनका हाथ का एक्सप्रेशन कैसा है। इसी तरीके से वो मॉडल बना करके वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं किसी और सिचुएशन में हूँ तो मेरा हाथ कैसा हो सकता है या मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। तो मेरे फोटोज को वो एक मॉडल में रखेंगे और फोटो का पिक्सल बाय पिक्सल वो रिकॉर्ड करेगा, हर पिक्सल पे देखेगा मशीन लर्निंग का कोड कि इंफॉर्मेशन कैसे चेंज हो रही है, कितने एंगल पे कैसा इंफॉर्मेशन है। तो हम डेटा को हमने कैटेगराइज किया और उस डेटा को हमने मशीन लर्निंग कोड को दिया, फिर वो मुझे बताएगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप ऐसा बिहेव करेंगे। यही कर रहा है मशीन लर्निंग, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे तो और डिस्कस कर सकता है। तो फिर मैं समराइज करूंगा। क्या मेरे स्टूडेंट्स हैं, आरती की पीएचडी हो गई, 3rd पीएचडी स्टूडेंट, और प्रतीक्षा इज अ पोस्ट डॉक, हुकुम सिंह इज अ पोस्ट डॉक, ही वाज वर्किंग इन आईआईटी कानपुर, और ये सीनियर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। बाकी हाँ ये जेआरएफ है। तो बिना इनके काम के तो मैं यहाँ कुछ दिखा नहीं सकता था। ज्यादातर काम जो मैंने दिखाया है वो आरती का किया हुआ है। और थैंक यू। आई गेस
ये फंड बहुत सारी जगहों पे पैसे मिले हैं काम को करने के लिए, मैंने अच्छी लैब बनाई और ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं। मोबाइल पे फोन 10 बजे बाद मत करिएगा, थोड़ा फैमिली टाइम होता है। बाकी मोबाइल पर क्या सर मशीन लर्निंग आपने खुद किया क्योंकि आपका एरिया तो नहीं था, या किसी कंप्यूटेशनल केमिस्ट या कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, आप अगर इस तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी काम करना है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि मैंने आपको बताया है कि मैं फिजिसिस्ट हूँ, मेरा काम है फिजिकल सेंसर डेवलप करना और बायोलॉजिकल एप्लीकेशन पे देना। तो मुझे जरूरत पड़ी है डॉक्टर की, क्योंकि बिना डॉक्टर के मैं वायरस सैंपल को हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी लैब में वायरस सैंपल नहीं हैंडल हो सकता। और कंप्यूटर साइंस, ऑफ कोर्स मैंने कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, उनको भी अपनी टीम में रखा, किया हमने सब कुछ, मतलब ये चेक करने के लिए कि कहीं गलती ना हो हमसे। हम गलत चीज रिपोर्ट नहीं करना चाहते। अगर मुझे ये पता चल जाए कि गलत है तो मैं रिपोर्ट नहीं करता, मैं कहीं पब्लिश नहीं करता। बहुत सारे पेपर थे, कोई स्टूडेंट के 4-4 साल से रखे हुए हैं, गलत मैंने कहा था कि रेक्टिफाई नहीं करोगे तो नहीं भेजेंगे। जब आपने ये प्रोजेक्ट ये वाला किया था जिसमें सारी मशीन लर्निंग है आप बता रहे हैं, तो उसमें भी कोलैबोरेशन में लिया था उनका? हाँ, कोलैबोरेशन है इसी टीम के साथ। एक डॉक्टर है दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर लिवर एंड बैलेटरी साइंसेज, हाँ वसंत कुंज में वहाँ की एक डॉक्टर है, प्रोफेसर एकता गुप्ता है वायरोलॉजी, और हमारे यहाँ प्रोफेसर पार्था पटेल रॉय है कंप्यूटर साइंस के, और मैंने एक टीम बनाई, आई लीड दैट टीम। मैं सबसे यंग हूँ लेकिन मैं इस टीम को लीड करता हूँ। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करने के बाद फिर हमें एक और प्रोजेक्ट मिला है अभी, होपफुली स्टार्ट होगा जल्दी ही। तो वो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होते हैं आपके जीआई ट्रैक्ट में, खाना खाते हैं और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होते हैं वायरस के कारण, वो वायरस को डिटेक्ट करने जा रहे हैं यूजिंग द सेम काइंड ऑफ तो आईसीएमआर का भी मैं अभी सेकंड को बता रहा था कि मिला है। पहले से आपका काम ये वायरस में था या अभी से? नहीं, वायरस तो पहले नहीं था। मैं तो फिजिक्स का आदमी हूँ, मैं सेंसर पे काम करता हूँ और मैं हर तरह के सेंसर पे काम करता हूँ। मैंने आपको दिखाया नहीं, हम वाटर सेंसिंग करते हैं, हम सॉइल सेंसिंग करते हैं और ज़्यादातर नए फार्मूलाज नए मेथड डेवलप करते हैं, सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ाना, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना, इस पे काम करते हैं, फिर हम एप्लीकेशन उस पर खोजते हैं। ये है। ये पूछना था, जो सेंसर आपने डेवलप किए हैं वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करता है? ये सर्च पे काम कर रहे हैं। ये गलत। तो वो सेंसर जो है मतलब वो क्या छोटा सा किट के हिसाब से ही आप डेवलप कर रहे हैं कि ताकि कोई भी कंज्यूमर को दे दिया जाए? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, एक्चुअली इट विल बी लाइक अ सूटकेस किट। अच्छा, क्योंकि आपको उसमें रमन का मशीन भी रखना होगा। हाँ उसी बारे में पूछ रहा था। लेजर और एक छोटा सा स्क्रीन होती है मेरे लैपटॉप स्क्रीन, और हमने डेमोंस्ट्रेट किया था डीएसटी में। तो छोटा सा किट है सूटकेस जैसा, आप उसको किसी भी गांव रिमोट एरिया में लेके जा सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका सेंसर चिप बहुत छोटा है। और इसमें एक और चीज है, आपने कुछ ध्यान दिया कि नहीं, इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज हुआ, प्रकाशीय तंतु जिसको बोलते हैं। प्रकाशीय तंतु आपने देखा होगा कहीं स्ट्रीट पे सड़क के किनारे वो बेचते हैं गुलदस्ते जैसे सफेद फाइबर होते हैं। आजकल घर में सभी का जियो फाइबर तो आ ही गया है। जियो फाइबर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर व्हाट्सएप यूज कर पा रहे हैं, इंटरनेट जितना यूज कर पा रहे हैं, इतना फास्ट वो दे रहे हैं प्रकाश की, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश की गति से आपका इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाता है। यहाँ से अमेरिका कोई सिग्नल भेजना है तो उससे जुड़ जाता है। तो हमने यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस कमरे में बैठे बैठे पूरे बक्सर का जो है मैं एनालिसिस कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे। मेरा ऑप्टिकल फाइबर जहाँ भी है, जहाँ भी मैंने लगा रखा वहाँ से मैं सेंसिंग डेटा सीधा मेरे कमरे में आएगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह का रोबस्टनेस ऑप्टिकल फाइबर से मिलता है। आप जमीन के अंदर भी खोद करके 100 मीटर 200 मीटर भी आप सेंसिंग कर सकते हैं बिना मारे। ये इसका फायदा है। और जो सेंसर डेटा जो मशीन लर्निंग मॉडल में जा रहा है, व्हाट इज दैट डेटा? That is search spectra. So Spectral data. And then we are sampling it like 1000:1. अच्छा, So each point on the x-axis, that is the Raman space axis, each point is contained, and corresponding intensity value is given on that data. So we label this data 1000:1
So for each point on the x-axis we have one label, and we train the model like that. And after that, मॉडल ट्रेन हुआ है रमन स्पेक्ट्रल डेटा पर। एग्जैक्टली। तो हमारे पास अगर डेटा सेट है तो मान लीजिए हम उसमें से 80% डेटा पे हम ट्रेन करते हैं, वैलिडेशन डेटा होता है, टेस्टिंग के लिए डालते हैं, वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन वो पता होता है कौन सा 80% कौन सा 20%। मैंने कहा ब्लाइंडफोल्ड, they will mix it and we do it by blindfold. So every time you take a new data set and you do it again and again. That's why we are doing like 5-fold validation. Okay. स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं है, आपस में बातें कर रहे हैं। नहीं समझ में आ गया। आपके स्लाइड में 5 डिफरेंट रेस्पिरेटरी वायरस खाने का मत पूछना। तो हमें ये पता है होता क्या है कि जब आप जैसे मुझे खांसी आ रही है, मुझे नहीं पता है कि इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, तो हम गए हॉस्पिटल में सैंपल लिया गया, वहाँ पे उन्होंने RT-PCR दिया, तो RT-PCR से मुझे पता चला कि ये वायरस है उनके पास। तो उन्होंने जब मुझे दिया तो उन्होंने लेबल किया कि ये यही वायरस था, फिर हमने उस मॉडल के लिए उसको ट्रेन किया। फिर अगली बार हमको अननोन मिलेगा तो हमको पता है कि अगर इस तरह का सिग्नल आएगा तो ये वायरस है, अदरवाइज ये वायरस है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर लिया, उसने बता दिया, सही बताया गलत बताया, उससे हम 5 को कर रहे हैं एक साथ। 5 में से एटलीस्ट 3 जब कहेंगे कि नहीं यही है तभी हम मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते। ये फायदा है, थोड़ा इसका इसलिए बढ़ गया है। वोटिंग मेथड बोलते हैं, वोटिंग मेथड होता है। एटलीस्ट 5 टेस्ट आपके किए, एटलीस्ट 4 आपके 3 आपके एटलीस्ट 3 हो, 4 या 5 कई बार होते हैं। और जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी उसमें 5 बता रहे थे यही वायरस है। ये तो अभी भी आपको सैंपल वहां से मिलता है तो हम टेस्ट करते रहते हैं, अपना डेटा सेट हमको और बढ़ाना है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई है नहीं, अभी हमने ये पैटेंट के लिए डाला हुआ है, पेपर पब्लिश किया है, पैटेंट के लिए डाला है। बायोसेंसर बायोइलेक्ट्रॉनिक्स काफी रेप्यूटेड जर्नल है हमारा बायोसेंसर्स का, तो उसमें पब्लिश हुआ है और ये पैटेंट के लिए डाला हुआ है। ये पैटेंट हो जाएगा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे। होपफुली कोई स्टूडेंट आएगा इंथुसियास्टिक जो कंपनी खोलना चाहेगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि ये 5 वायरस हैं, अगर हमको इसको अलग लेवल पे ले जाना है तो हमको इसको कम से कम 13 वायरस तक ले जाना होगा। क्योंकि हम 13 वायरस तक ले जा पाएंगे तब इस जो टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्टिंग है उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट 10,500 रुपया है, अदरवाइज 15,000 रुपया लगता है ये 15-16 वायरस जो है इनको डिटेक्ट करने के लिए। हम ये 5 वायरस अभी कर रहे हैं, 2 रुपया तो बनाने में लगता है, हम मैन पावर का और सब कुछ जोड़ में तो 50 रुपये के अंदर टेस्ट हो जाएगा। 10,500 कहाँ 50, बहुत सस्ता है। इतना आसान नहीं है इसको जो है कॉमर्शलाइज करना, क्योंकि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खा जाती हैं, है ना। जिन्हें नहीं देखा जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते उसके लेवल में, तब तक हम कह भी नहीं सकते कि हम बना रहे हैं, नहीं तो उसको पता चल जाएगा। तो ये समस्या है। तो अभी साइंस लेवल पे ही है, मतलब टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल इसका 4 और 5 है, क्योंकि हमने लैब में डेमोन्स्ट्रेट किया, हमने फील्ड में मतलब गांव में जाकर के डेमोन्स्ट्रेट किया है, हॉस्पिटल में अफोर्ड किया है, गांव में जाकर ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है। तो पहले उस लेवल के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, टेस्टिंग चाहिए। सर आपने बताया कि जो मशीन है उसकी खड़े हो जाओ। उसकी एक्यूरेसी अभी 97% है, तो सर उसको बढ़ाने के लिए परसेंटेज 97% बहुत है, बहुत है। टेस्ट जो भी हो रहे हैं, जो एंटीबॉडी टेस्ट होते थे उसमें से आपको पता होना चाहिए कि केवल 60% करेक्ट होते थे, 40% रॉन्ग थे। अभी 97% बता रहा है बिना किसी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के। आपने सैंपल डाला, ड्राई किया, सिग्नल लिया, तुरंत आपको बता दिया। अगर आपको दोबारा कंफर्मेशन टेस्ट करना है, देखो होता है ना, जैसे मैंने कहा वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं, पहले ये टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी किट से, फिर वो जाती है अल्ट्रासाउंड कराने या और चीजों के लिए, तब वो पता चलता है कितने वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई। तो अगर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट तुरंत चाहिए किसी चीज का, ये वो है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डायग्नोस्टिक या पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस, कि आप पहुंचे तुरंत आपका हो गया। ऐसा नहीं कि आपका सैंपल पहले गया फिर आपका टेस्ट करके पेपर आया। तो 97% इज स्टिल वेरी गुड, बिलीव मी। मेडिकल में कहीं भी इतना एक्यूरेसी नहीं होता है। कोई 100% कह रहा है तो कोई झूठ बोल रहा है या तो झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं।
कुछ और? एनी मोर क्वेश्चन? कोई और पूछना है पूछो। किसी को कोई डाउट? So they understood either everything or nothing. But I hope you enjoy किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक्स टू सचिन श्रीवास्तव। और इसके लिए मैं पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले नवीन शंकर पाठक को ही बेहतर समझता हूँ कि वो आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। और आज शैक्षणिक उन्नयन में एक और गति देते हुए हम लोगों ने अपने आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सचिन कुमार श्रीवास्तव जी को सुना। इत्तेफाक से कल हम लोग एक कंडोलेंस में मिले थे सबसे, और उस कंडोलेंस में हमसे परिचय हुआ। भरत सर ने परिचय कराया कि हमारे मित्र हैं और IIT रुड़की से आए हुए हैं। तो हमने कहा कि भाई इनका एक आतिथ्य सत्कार हो, जो कि बक्सर की धरती पर आए हैं, और ऐसे इनको हम लोग छोड़ दें और शैक्षणिक उन्नयन से जुड़े हुए कार्यक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम को जारी रखने के लिए हम लोगों को इससे बेहतर, सबसे न्यूनतम खर्चे में यदि कुछ मिल जा रहा है तो हम लोग को इसको ले लेना चाहिए। तो हमने एक शॉर्ट कार्यक्रम का आयोजन कराया। तो उस आयोजन में आज हम लोगों ने अपने आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सचिन कुमार श्रीवास्तव जी को सुना, और इसका सारा श्रेय हमारे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर भरत कुमार चौबे जी को जाता है, जिन्होंने इतने बड़े प्रतिभा को यहाँ लाया, हम सब के बीच रखा और सुनने का एक मौका दिया। मैं इनसे आगे भी उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों को लेके आए, ताकि महाविद्यालय का शैक्षणिक उन्नयन का एक कार्यक्रम अपनी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ते रहे। इसमें मैं यहाँ उपस्थित बक्सर सेंट्रल जेल के कारा अधीक्षक भी हम लोगों के बीच बैठे हैं, और स्वागत समारोह तो हुआ। अब बता दें हम थोड़ा सा, कोई गलती हो तो। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अच्छा, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अफसर है, क्योंकि वो पता नहीं था प्रोटोकॉल में, सुने थे, भोला बताया तो हमने उसको मंच से उद्बोधित कर दिया। तो मैं उनका भी स्वागत बंदन करूंगा। और इस कार्यशाला में, इस संगोष्ठी में हम लोगों ने इस व्याख्यान का, एकल व्याख्यान का लाभ लिया। मैं समझता हूं कि हम लोगों के जीवन में बहुत ही लाभप्रद होगा, और एक उम्मीद के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे कि ऐसा क्रम जारी रहेगा। महर्षि विश्वामित्र सहित यहाँ के तमाम शुद्धिजनों को प्रणाम करते हुए इस सभा का समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।